नमस्कार, मनी गुरु की इस बेहद ही खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। भारत दुनिया में तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है। आज हम आपको बताएंगे क्यों भारत में है निवेश के मौके अपार, कौन से सेक्टर में निवेश है फायदे का सौदा और घरेलू फंड क्यों है फायदेमंद। इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान शो में शामिल हो चुके हैं। परिचय करा दूं, राधिका गुप्ता, एमडी एंड सीईओ एडलवाइज एएमसी, और फिरोज अजीज, डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी वेल्थ। फिरोज और राधिका, आप दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में, और नवरात्र के इस पावन पर्व की आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मौका भी बेहद ही खास है, पवित्र है, और अगर हम देखें भारत के लिए भी एक बहुत ही शानदार समय हम कह सकते हैं चल रहा है। और इसमें अब मौके कहां पर है निवेशकों के लिए, ये आप दो खास एक्सपर्ट से हम जानना चाहेंगे। इसलिए राधिका, जब हम कहते हैं कि भारत बुलंदियों पर पहुंच रहा है और बिल्कुल हर कोई चीज एकदम सही जगह पर जा रही है, तो बुलंद भारत को अब ये ताकत कहां से मिल रही है? वो कौन सी ऐसी चीज है जो भारत की ग्रोथ स्टोरी में बहुत ज्यादा योगदान दे रही है? नमस्कार स्वाति, एंड सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई थिंक भारत की जो कहानी है वो एक वजह से नहीं है, बहुत सारी चीजें साथ साथ आ रही हैं। सबसे पहले तो हमारा जो जीडीपी पर कैपिटा है, जो $2,500 है, वो $5,000 होगा अगले कुछ सालों में। ये वो पॉइंट है जब आपकी बेसिक किसी देश की कंजम्पशन नीड्स खत्म हो जाती हैं और आपका स्पेंड, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। दूसरा, भारत की एक बहुत युवा पॉपुलेशन है जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। 70% युवा पॉपुलेशन है, यंग है, इंडिपेंडेंट है, कंज्यूमर के तौर पे, कंट्रीब्यूटर के तौर पे, बिल्डर के तौर पे, एंटरप्रेन्योर के तौर पे ये एक युवा पॉपुलेशन बहुत पावरफुल चीज है। तीसरा, भारत में एक जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं प्राइवेट सेक्टर की, वो मुझे लगता है वाकई में बहुत कमाल की हैं। हमने ऑलरेडी देखा है कि भारत सर्विसेज जैसे सेक्टर्स में लीडर है, लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग में जैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, भारत मैन्युफैक्चरिंग में भी लीडर बन सकता है। और चौथी बात जो है कि ये जब सब हो रहा है तो जो हमारी पॉलिसी है वो बहुत सपोर्टिव है। तो पहली बार मुझे लगता है कि जो ग्राउंड पे कंपनियां चाहती हैं और जो सरकार पॉलिसी बना रही है, उनका तालमेल बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीजें, डेमोग्राफिक्स, पॉइंट ऑफ जीडीपी पर कैपिटा, प्राइवेट सेक्टर और पॉलिसी का जो मिश्रण है, वो मेरे हिसाब से अगले 10 साल 20 साल के लिए बहुत पावरफुल है भारत के लिए। तो आपने कुछ मुख्य बातें बताई कि आने वाले 10 हो या 20 साल हो, एक दशक 2 दशक में हम एक बुलंदियों पर भारत को पहुंचते हुए देख रहे हैं। फिरोज, इसी में आप अगर जोड़ना चाहें कि भारत की ग्रोथ स्टोरी को हम क्यों इतना सर्वोच्च अभी मान रहे हैं, जब ऐसे समय पर जब बाकी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वहां पर हम कुछ स्थिति उतनी ब्राइट नहीं देख रहे हैं, लेकिन भारत पर भरोसा बरकरार है। क्योंकि जो बातें कही राधिका ने, उसमें आप और क्या जोड़ना चाहेंगे? नमस्कार स्वाति जी, आपको भी नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं, आपके दर्शकों को भी। जैसे राधिका जी ने कहा कि काफी सारे वेरिएबल्स हैं जो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, बट आज की करंट स्थिति की अगर बात करें स्वाति जी, तो ग्लोब जो स्थिति में है वो इंडिया के लिए बिजनेस एज यूजुअल है। 2022 जून से जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं और इन्फ्लेशन जो बढ़ी है, ग्लोबल इन्फ्लेशन जो बढ़ी है, बहुत सारी कंट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा शॉक हुआ है। ऑलमोस्ट जो 10 ईयर फेड रेट है वो 17 साल के हाई पे है। अगस्त 2007 में ये लेवल्स देखे गए थे। 5% ऑन 30 ईयर फेड रेट बहुत बड़ी बात होती है, वो उसको भी 16-17 साल के पीक पे माना जाएगा। बट अगर हम इंडिया की इंटरेस्ट रेट्स की बात करें, 10 ईयर आरबीआई बॉन्ड की बात करें या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, तो 7.3 का आज की करंट यील्ड्स उस रेंज में है। 10 ईयर की एवरेज 6.8, तो ज्यादा फर्क नहीं है। इन्फ्लेशन का नंबर देखें, ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन थोड़ा कूल ऑफ हुआ है और कूल ऑफ होने की अंदेशा है मानसून के अच्छे हार्वेस्ट के बाद होपफुली। बट हमारा जो इन्फ्लेशन रहा है लास्ट 10 ईयर्स की, उसकी भी एवरेज ऑलमोस्ट 6.4 6.5 रही है। तो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट जो जो ग्लोबली फाइट कर रही हैं दूसरी इकोनॉमीज,
इंडिया के लिए बिजनेस एज यूजुअल है। यूएस का जो 10 ईयर रेट रहा है ऑलमोस्ट 2.1 2.2 की एवरेज रही है लास्ट 8-9 इयर्स की, और आज हम 4.5 4.7 4.85 तक की पीक देख चुके हैं। सो दैट्स वेरी वेरी यूनिक। सेकंड, जब हम 4-5 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स देखें तो जीडीपी ग्रोथ 7.2 ऑलमोस्ट एट मतलब ऑन कोर्स, 10.3% की सर्विस सेक्टर जीडीपी ग्रोथ आई है जो राधिका जी भी कह रही थी। सेकंड, जीएसटी कलेक्शन 11% ऊपर है, which I think is great। 1.6162 लाख करोड़ की कलेक्शन हुई है, जो करेक्टली दर्शाता है कि ग्राउंड लेवल पे इकोनॉमिक एक्टिविटी है। थर्ड, फिस्कल डेफिसिट, हम इस बार सिर्फ 36% पेनिट्रेट किए हैं हमारे फिस्कल टारगेट को। इस टाइम तक हम ऑलमोस्ट 60% पेनिट्रेट कर चुके होते हैं, लास्ट 20 ईयर की एवरेज है। तो फिस्कल प्रूडेंस, आप आईआईपी का डेटा देखें तो पूरे वेरिएबल्स, ऑल्सो लिक्विडिटी अगर आप देखें तो एफआईआई बिकेम पॉजिटिव, डोमेस्टिक लिक्विडिटी देखें आप, एसआईपी के आंकड़े देखें, पोस्ट लमसम के एग्जिट के भी 60,000 करोड़ आए। तो ये 5 वेरिएबल्स को देख के हमें ये विश्वास है कि ये बात नहीं है, बट आई थिंक इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से और मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स काफी कंड्यूसिव हैं कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट के। बिल्कुल फिरोज, आपने काफ़ी पॉइंट्स यहाँ पर जोड़े। और भारत की तरक्की में अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें या आम लोगों की बात करें, राधिका, आप हो गए, हम हो गए, हम जैसे और भी सैकड़ों जो लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, वो भारत की तरक्की की नींव रखते हैं। जब भारत क्या ऐसा भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड में जो कि हमें बाकी देशों से, खास तौर पर एशियन और बाकी कंट्री से अलग करता है? मैंने आपका क्वेश्चन पूरी तरह नहीं सुना, लेकिन शायद आपने डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में पूछा। स्वाति, आपका क्वेश्चन पूरा नहीं सुना मैंने। जी बिल्कुल राधा। तो आई थिंक हाँ, ये जो आज हम अगर आप चीन को देखें तो 15 साल पहले चीन अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड के बीच में था। उनका डेमोग्राफिक डिविडेंड करीब 2004 में शुरू हुआ था, 2030 में खत्म होने वाला है। आज भारत की एवरेज एज अभी 28 साल है, तो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड मेरे हिसाब से 5-6 साल पहले शुरू हुआ है, 2050 तक चलेगा। इसका मानना है, इसका ये मतलब है कि जो आपकी वर्किंग यंग पॉपुलेशन है, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, वो आपकी अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन से ज्यादा है। और हम देख रहे हैं कि देश में 70% यंग पॉपुलेशन है, वो इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट भी नहीं रह रही है, इंडिपेंडेंट होती जा रही है। तो इसका डेमोग्राफिक डिविडेंड आपको बहुत जगह मिलेगा। इसका डेमोग्राफिक डिविडेंड आपको कंजम्पशन पे मिलेगा, इसका डेमोग्राफिक डिविडेंड आपको वर्कफोर्स में मिलेगा, इसका डेमोग्राफिक डिविडेंड आपको निवेश में मिलेगा। हम देख रहे हैं एसआईपी बुक 16,000 करोड़ है। हम देख रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में ही करोड़ों लोग जुड़ते जा रहे हैं, खासकर युवा इन्वेस्टर जो भारत की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, चाहे वो डायरेक्ट इक्विटी है या म्यूचुअल फंड, उसके जरिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड को रियलाइज करने के बहुत अलग तरीके हैं। और मैं सच में मानती हूँ कि हम लोग जो हैं, जो अभी काम कर रहे हैं अगले 20 साल, वो बहुत किस्मत वाले हैं, क्योंकि वो हम भारत को उस दौरान देखेंगे जहां ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है। दूसरा, भारत की एक जो समस्या रही है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक लायबिलिटी तब बन सकता है जब आप युवा के लिए जॉब्स नहीं क्रिएट करेंगे। लेकिन ये जो मैन्युफैक्चरिंग बूम हमारे हिसाब से देश में आ रहा है, पीएलआई के कारण, अच्छे टैक्स रेट्स के कारण, लेबर कॉस्ट के कारण, इससे जॉब्स क्रिएट होंगे, क्योंकि सर्विसेज कैन ओनली क्रिएट सो मेनी जॉब्स। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग में बूम आएगा, खासकर वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग में, तो आप नौकरियां बहुत क्रिएट कर सकते हो अपने यूथ को एंगेज करने के लिए। तो इससे आपके डेमोग्राफिक डिविडेंड को और फायदा हो। और यहाँ पर अगर हम भारत में निवेश के मौकों की बात करें, रोज, हम सब यहाँ पर ये चाहते हैं कि घरेलू वर्सेस अंतर्राष्ट्रीय बाजार। क्यों हम कह रहे हैं कि भारत ही है निवेश के लिए बेहतर? अगर हम देखते हैं यूएस ट्रेजरी यील्ड फिलहाल एट ऑल टाइम हाई, या डॉलर स्ट्रेंथनिंग, डॉलर इन्वेस्टिंग, उसके मुकाबले भारत को हम निवेश के मौके पर इतना पसंदीदा क्यों मान सकते हैं? आई थिंक स्वाति जी, अगर हम देखें कि इकोनॉमिक ग्रोथ पे ही आधारित होती है कॉर्पोरेट की अर्निंग्स की ग्रोथ।
अगर इकोनॉमी 7-8% पे ग्रो होती है अगले 5-10 साल के लिए, और जीडीपी अगर इन्फ्लेशन को जोड़ा जाए नॉमिनल रेट पे 11-12% पे ग्रो हो रही है, तो निफ्टी की जो अर्निंग्स हैं वो लॉन्ग टर्म में इसको ट्रैक जरूर करती हैं। 5 ईयर रोलिंग का डेटा हमने एनालाइज किया, तो अगर निफ्टी 10-12% कंपाउंडेड बढ़ सकती है और एक्टिव फंड्स 3-4% का अल्फा भी दे सकते हैं निफ्टी पे स्मॉल कैप मिड कैप की कॉम्बिनेशन के साथ, तो अगर आप अपने पैसे को 13 से 15% ग्रो कर सकते हैं, तो 5 सालों में वो दुगना होता है 15% पे, और 10 सालों में 4 गुना होता है। तो आपकी इक्विटी पोर्शन अगर 4 गुना हो सकती है, आपकी डेट पोर्शन दुगनी हो सकती है, तो टोटल मिला के आप अपने ओवरऑल पैसे को 3 गुना बढ़ा सकते हैं 10 साल में। माना कि डॉलर एप्रिसिएशन की गुंजाइश होती है, बट आई थिंक इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंशियल है इंडिया और यूएस में वो काफी कम हुआ है। तो डॉलर डेप्रिसिएशन लॉन्ग टर्म में जो 2.51% की 15 साल की एवरेज है, अगले 10 साल के लिए हमारे हिसाब से 2 से 2.25% की डॉलर एप्रिसिएशन हो सकती है। उसका प्रोविजन जरूर करना चाहिए। फिर भी अगर आपको 11-12% का डॉलर रिटर्न इक्विटी से मिल सकता है और डेट से 5% का डॉलर रिटर्न मिल सकता है, तो डबल डिजिट डॉलर रिटर्न अप्रोक्सीमेटली आप पहुंच सकते हैं लॉन्ग टर्म में इंडिया में रहे। तो ग्लोबल इन्वेस्टिंग की जो रिस्क हैं वो काफी बड़ी हैं। आज अगर हम देखते हैं तो एक साल में जो रियलाइज्ड रिस्क है, रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी है S&P 500 की निफ्टी से ज्यादा है। ये काफी शॉकिंग बात है कि S&P 500 की स्टैंडर्ड डिविएशन और रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी, जिसको डेरिवेटिव लिंगो में कहते हैं, वो ज्यादा है। सो पॉइंट इज, अगर आपको कम रिस्क में अगर आपको डॉलर रिटर्न 9-10% की मिल सकती है, तो इंडिया में ही क्यों ना रहे और उसका फायदा क्यों ना उठाए। बिल्कुल। राधिका, ऐसे में कौन से सेक्टर्स आपको लगते हैं जहां पर ब्राइट स्पॉट हम जिसको मान सकते हैं, वहां पर बेहतर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है आने वाले समय में, या अच्छा एक कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है? देखिए, मैं आपको लंबे समय और छोटे समय दोनों का आंसर दूंगी। मुझे लगता है, अगर हालांकि ये लोग सवाल सेक्टर का बहुत पूछते हैं, मुझे लगता है कि जो अगले 10 साल में इंडियन इकोनॉमी की वो स्टोरी होगी, वो एक मल्टी सेक्टोरल स्टोरी होगी। हमारी किस्मत ये है कि भारत की इकोनॉमी एक सिंगल सेक्टर इकोनॉमी नहीं है। आपको आईटी सर्विसेज में ग्रोथ दिखेगी, जहां हम एक जायंट हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मैंने ऑलरेडी जिक्र किया है। प्रीमियम कंजम्पशन में आपको अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी। कैपिटल मार्केट्स एंड बैंकिंग, हमारे बैंक्स बहुत अच्छे हालात में हैं। तो मुझे लगता है निवेशक बहुत ऑफन, रिटेल निवेशक सेक्टर्स पे फोकस करते हैं। हालांकि भारत की इकोनॉमी एक मल्टी सेक्टोरल स्टोरी है, और मेरा मानना है कि आज की तारीख में फिरोज ने भी कुछ ऐसा ही कहा। अगर आप एक सादे मल्टी कैप फंड में पैसे डालें, जहाँ 40% लार्ज, 30% मिड, 30% स्मॉल हो, तो आपको इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स की कवरेज मिल जाएगी। तो भारत की कहानी एक ट्रूली मल्टी कैप और मल्टी सेक्टोरल कहानी है। जहां तक आपने शॉर्ट टर्म की बात की, क्योंकि ये सेक्टर कम चर्चे में रहा है, मैं बस जिक्र करना चाहूंगी कि हिस्टोरिकली जब आप इंडेक्स को देखते थे तो लोग सर्विसेज, कंजम्पशन, इसकी बहुत बात करते थे। लेकिन हमें लगता है ये जो मैन्युफैक्चरिंग साइड ऑफ द इकोनॉमी है, जो बेनिफिशियरीज हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के, चाहे आपके इंडस्ट्रियल्स हो, चाहे आपके कैपिटल गुड्स हो, चाहे आपकी होम बिल्डिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ये क्षेत्र भी अब मार्केट में कंट्रीब्यूट करने लगेगा। लेकिन मेरा सच में मानना है कि भारत की अपॉर्चुनिटी एक मल्टी सेक्टर और कैप अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल। तो मल्टी कैप अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर आप अलग अलग सेक्टर्स में निवेश के मौके तलाश सकते हैं। एक ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है, कुछ और चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ दोनों खास एक्सपर्ट्स बने हुए हैं, देखते रहिए मनी। तो 9 दिन मुनाफे के इस पर चल रही है खास चर्चा, और क्यों घरेलू फंड है फायदेमंद, क्यों भारत में है निवेश के मौके अपार, इस पर कर रहे हैं लगातार हम चर्चा। एडवाइस एएमसी की राधिका गुप्ता और आनंद राठी वेल्थ से फिरोज अजीज हमारे साथ हैं, उनसे बेहद ही दिलचस्प चर्चा हम कर रहे हैं। फिरोज, आपके नजर में कौन से सेक्टर्स में अभी मौके हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इवेंटफुल ये साल रहा है और आने वाले 1-2 साल उससे भी ज्यादा इवेंटफुल रहने वाले हैं, बाजार पर कैसा असर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? Yes, रहा सवाल सेक्टर का, आई थिंक आई कंप्लीटली कंकर विद राधिका जी दैट काफी सारे सेक्टर्स हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ सपोर्ट करेंगे।
बट अगर आप सेक्टर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो बहुत शॉर्ट टर्म सेक्टर मूवमेंट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल 3-4 महीने पहले आप ही के साथ जब बात हो रही थी, आईटी एक सेक्टर था, बट अब ऑलरेडी आईटी सेक्टर ने 11% की आउट परफॉर्मेंस दे दी थी, फिर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए। तो अगर आपको सेक्टोरियल पोजीशंस लेनी है और वो फंड मैनेजर का काम आपको खुद करना है, तो जाहिर सी बात है आपको एंटर करना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स बुक करनी पड़ेगी। सो ये जो एक चिकन एंड एग स्टोरी है अगर आप सेक्टर्स को परस्यू करते हैं। बट आई थिंक ये काम ना फंड मैनेजर पे ही जचता है। ये मेरा हमेशा मानना है रिटेल निवेशक के लिए, बिकॉज आपको एग्जिट भी करनी है। 3 महीने में सही चले गए तो भी एग्जिट करनी है, अगर सही नहीं गए तो 2 साल वेट करना है। तो वो बहुत फ्लूइड होता है आपका एग्जिट पीरियड। सो दैट्स पॉइंट। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो मेरे हिसाब से फार्मास्यूटिकल एक सेक्टर है इंडिया के लिए जो स्टैंड आउट कर सकता है लॉन्ग टर्म में। 2-3%, 4% की निफ्टी से अल्फा जनरेट करने की क्षमता रखता है। वो क्यों और हमारा क्यों विश्वास है उस पर नहीं जाऊंगा, बट दैट्स वन सेक्टर। बट रहा सवाल कौन सी इन्वेस्टमेंट्स हैं, आज आप देखें कि अगर आप केयरफुली अपने 385 एक्टिव फंड्स में से अगर डिवर्सिफाइड स्कीम्स भी 200 मानूं तो बेहतरीन से बेहतरीन और खराब से खराब स्कीम में 30% का अंतर होता है साल दर साल का। तो आप अगर गलत स्कीम में घुसते हैं या सबसे अच्छी स्कीम में घुसते हैं तो एक साल में 30% का अंतर हो सकता है। तो इसीलिए हम काफी रिसर्च करके एक 14 स्कीम का मॉडल पोर्टफोलियो चलाते हैं। वो मैं तो अपने पूरे पैसे उसी मात्रा में 14 स्कीम्स में डालता हूं ताकि वो 3-4% की अल्फा आ सके। अगर कोई निफ्टी को 3% 10 साल के लिए बीट कर लेता है, ना कि निफ्टी के 12, बट आपका पोर्टफोलियो 15 जनरेट करता है, तो आपके 100 रुपए 300 रुपए ना होके 10 सालों में 100 रुपए 400 रुपए हो जाते हैं। ये सुनने को 3% का जो अल्फा है निफ्टी पे बड़ा छोटा सा लगता है, बट वो जब वो कंपाउंड होता है आपके असल जितने की मात्रा का अल्फा आ सकता है रुपी वैल्यू में 10 सालों में। तो मेरा तो ये मानना है कि एक्टिव फंड्स खरीदें, बारीकी से अगर आप चुन पाए तो 3% निफ्टी पे अल्फा जनरेट करना इज नॉट गोना बी एन आउटरेजियस टास्क। बिल्कुल। और राधिका, इस समय पे क्योंकि शुभ समय होता है, फेस्टिव सीजन की शुरुआत भी हो गई है, हर कोई चाहता है कि खर्च तो करना है लेकिन निवेश का ये मौका गंवाना नहीं है। तो अभी निवेश करने का सही तरीका आपको क्या लगता है? क्योंकि बाजार की चाल कभी नरम कभी गर्म जरूर रहती है, लेकिन उसका फायदा उठाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या रहेगा? मेरा बड़ा साधारण मानना है इन चीजों में, बड़ा बोरिंग जवाब है कि निवेश करने का अच्छे टाइम में बुरे टाइम में एसेट एलोकेशन बेस्ट तरीका रहता है। अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप एसेट एलोकेशन करिए, इक्विटी रखिए, डेट रखिए, अगर गोल्ड और सिल्वर की जरूरत है तो वो भी रखिए, और जितनी आपसे रिस्क ली जाती है उतनी लीजिए। इक्विटी का एलोकेशन जैसे मैंने कहा आप मल्टी कैप फंड के जरिए कर सकते हैं, डेट की हम बहुत बात कर चुके हैं तो ऐसे कर सकते हैं। ये एलोकेशन आप जिस मैंने एसेट एलोकेशन की बात की, ये आप हाइब्रिड फंड के जरिए भी कर सकते हैं, जैसे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड या अग्रेसिव हाइब्रिड फंड। लेकिन सही एसेट एलोकेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर आप उतनी रिस्क लेते हैं जो आपसे डाइजेस्ट हो जब बाजार अच्छा हो, जब बाजार बुरा हो, और आप बाजार में लंबे समय तक डटे रहते हैं। और मेरा मानना है वेल्थ क्रिएशन की एक ही फॉर्मूला है कि आप बाजार में लंबे समय तक रहें। अगर 10 साल में देश की इकोनॉमी, देश का मार्केट पैसे बनाएगा तो आपको वो 10 साल रहना है अच्छे बुरे टाइम में। दूसरा मेरा मानना है कि जो हमारी म्यूचुअल फंड की साधारण चीज है जिसे हम SIP कहते हैं, कि हर महीने निवेश को एक आदत बनाए। जिंदगी इन्वेस्टमेंट और स्पेंडिंग का बैलेंस है। सिर्फ NAV से आदमी को खुशी नहीं या औरत को खुशी नहीं मिल सकती, सिर्फ स्पेंड करना भी वाइज नहीं है। लेकिन SIP के जरिए आप पहली बात तो एक आदत बना सकते हैं निवेश करने की। दूसरी बात ये जो सवाल बार बार मन में आता है कि मार्केट में कब पैसा लगाना है, अब पैसा लगाना है, इससे हम जूझते रहते हैं और इससे किसी का कोई ज्यादा फायदा नहीं होता। तो सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना एक हमेशा ऑल वेदर फॉर्मूला है। बिल्कुल। तो सिस्टमैटिकली निवेश करना, आप इस छोटी छोटी शुरुआत से एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे राधिका ने बोला, है तो बहुत सिंपल सी बात लेकिन करने में बहुत अनुशासन लगता है। राधिका, बहुत धन्यवाद आपका हम करना चाहेंगे हमारे साथ आज इस बेहद ही खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और कैसे नवरात्रों में निवेश की शुरुआत कर इस पर बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। और आइए
अब बात करते हैं 9 दिनों के 9 फंड की। तो अपने इस खास सेगमेंट में हम आपको 9 दिन 9 फंड बताएंगे, ऐसे फंड जो कि आपके लिए पैसा बना सकते हैं, मुनाफा क्रिएट कर सकते हैं, वेल्थ क्रिएशन का एक बेहतरीन जरिया ये साबित हो सकते हैं। आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज हमारे साथ हैं। फिरोज, हम आपसे जानना चाहेंगे कौन से ऐसे फंड पोर्टफोलियो में शामिल किए जा सकते हैं जो वेल्थ क्रिएशन का एक अच्छा जरिया बन सकते हैं। स्वाति जी, स्मॉल कैप पे मेरा वोट रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। 2023 के स्टार्टिंग से मैं कह रहा हूं कि स्मॉल कैप एक अल्फा जनरेट करने की क्षमता रख सकता है। आज भी वो पोटेंशियल है। तो मेरे हिसाब से 2 स्कीम्स आप जरूर देख सकते हैं। HDFC स्मॉल कैप फंड, चिराग सेतलवाड का फंड है, काफी बड़ा है स्मॉल कैप कैटेगरी में, ये काफी बड़ा स्कीम है। फिर भी चिराग सेतलवाड ने बहुत बारीकी से इसको मैनेज किया है और अल्फा जनरेट किया है खुद के बेंचमार्क पे। निफ्टी पे तो बेशक ही किया है। 1 साल की रिटर्न 39% है, 3 साल की 58% कंपाउंडेड। ऑफ कोर्स कोविड का समय था, इसलिए 3 इयर्स की रिटर्न काफी स्टुपेंडस लगती है, बट इसमें आप जरूर 3 से 5% का अल्फा निफ्टी पे उम्मीद कर सकते हैं ऑन अ 3 to 5 ईयर बेसिस। ये बहुत क्रूशियल है, क्योंकि आप अगर निफ्टी को बीट कर पाएंगे तभी मतलब बनता है कि स्मॉल कैप में रहें। और स्मॉल कैप कैटेगरी का क्यों फंड दे रहा हूं? क्योंकि जो लिक्विडिटी है स्मॉल कैप में, आज भी पैसे आ रहे हैं। लास्ट मंथ 2600 करोड़ आए थे स्मॉल कैप फंड पे, उसके पहले 4300 करोड़ आए थे। तो मेरे हिसाब से जो डोमेस्टिक सेविंग्स चैनलाइज हो रही है इक्विटी में, तो एक स्ट्रक्चरल बुल रन है अगले 3-4 साल के लिए स्मॉल कैप में, और ये फ्लैश इन द पैन नहीं है। सो दैट्स वन स्कीम। ABSL स्मॉल कैप फंड, इसको हम तब से रेकमेंड कर रहे हैं जब इसकी पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। ये अब काफी अच्छा प्रदर्शन दे चुका है। इस फाइनेंशियल ईयर में 350 स्कीमों में ये ऑलमोस्ट 1 या 2 नंबर पे आ गया। लास्ट ईयर इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दिख रही थी, पास्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि हम उसको फ्यूचर के आधार पे चुनते हैं। तो ये हमारे रेडार में थोड़ा पहले आ जाता है। तो आ चुका है। 1 साल की रिटर्न 28% की है, 3 साल की 40 है, बट आई थिंक इसका जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वो काफी ब्राइट लगता है स्वाति जी। तो ये 2 स्कीम्स स्मॉल कैप कैटेगरी मेरे हिसाब से बहुत वैल्यू ऐड करेंगी, प्रोवाइडेड एक निवेशक पेशेंस से इन्वेस्ट करे। काफी बार हमने देखा है जब म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो एक इम्पेशेंट होता है इन्वेस्टर, गोल्ड में सदियों तक रहने के लिए तैयार होता है, प्रॉपर्टी खरीदता है तो 20-20 साल तक बेचने की बात नहीं करते, बट म्यूचुअल फंड खरीदते ही साल भर में आउटपुट चाहिए होता है उनको, निवेशकों को। ये अगर आप ये भाव ना रखें और पेशेंस रखें, जैसे आप गोल्ड और रियल एस्टेट में पेशेंस रखते हैं, तो फिर आपके लिए ये वैल्यू जरूर क्रिएट कर सकते हैं। जी, तो ये रही राय फिरोज अजीज की उनके पसंदीदा फंड की, और वो खुद पसंद करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में, जहां पर आप अभी मुनाफा कमा सकते हैं। बहुत धन्यवाद करेंगे फिरोज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रुकते हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, पर आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।